हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स का प्रैक्टिकल चल रहा है, जिसमें आज आपको बता दें ये तीसरी क्लास है। इसमें आपको बता रहे हैं चार्ट पेपर में क्या बनाएं और कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसमें आज आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 5 नंबर एकदम फिक्स होने वाला है बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी, और उसके बाद आप इसे चार्ट पेपर में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएगी और एकदम विस्तार पूर्वक एकदम आसानी तरीके से बताई जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या, जैसे अगर आप इसे बनाते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। ठीक है, अगर जैसे ही आपने ये चित्र बनाया और चित्र में आपने लिखा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो, इसी को जनरेटर भी कहते हैं, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आखिर ये बताइए प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो आप सीधा बताएंगे ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर जैसे पूछे प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो आपको एक एक क्वेश्चन का हम आंसर बताते चल रहे हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर नहीं करेगा। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि ये बताइए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताएंगे ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती हो। ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ऐसी धारा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा समझ में आ गया होगा। आपसे प्रत्यावर्ती धारा के बाद अगर आपसे जैसे पूछ ले वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या बताएंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे ही अगर आप प्रत्यावर्ती धारा भी बता देते हैं, धारा भी बता देते हैं, तो आपसे अब आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, अब आप ये बताइए जनित्र अथवा डायनमो क्या है। ठीक है, आपसे क्या बोलेगा, जनित्र अथवा डायनमो। तो आपके सामने हम यहाँ पे सब क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखिए जनित्र क्या है, तो आप सीधा बताएंगे जनित्र एक ऐसा उपकरण है, जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक, ठीक है, जो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, तो आप क्या बताएंगे, जनित्र क्या है, जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वी का मतलब विद्युत। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर किया, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए, ठीक है, आपने बताया जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये बताइए इसका आविष्कार किसने किया। तो इसका अगर आविष्कार की बात करेंगे तो आप बताएंगे फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया। किसने किया इसका आविष्कार, तो इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। पूरा नाम क्या था, माइकल फैराडे। अब अगर आपने ये भी बता दिया तो उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताइए ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसको बताएंगे कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसका ये मैं नीचे आपको बता दे रहा हूँ, नहीं इसी में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये बताइए जनित्र अथवा डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे कि जनित्र अथवा डायनामो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब आप इतना क्वेश्चन बता देंगे एग्जामिनर से, हो सकता है आपको यहाँ से भेज दिया जाए कि आपसे काफ़ी क्वेश्चन हो चुका होगा तब तक में। अगर इसके बावजूद भी अगर आपसे क्वेश्चन और भी पूछेगा तो अब पूछेगा इसके अच्छा ये बताए मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, आप ये बताइए। तो इसके देखिए मुख्य भाग में आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे इसके निम्न मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य भाग आप बता सकते हैं, निम्न मुख्य भाग होते हैं, या तो आप बता सकते हैं कि इसके 4 मुख्य भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 4 मुख्य भाग होंगे। देखिए एक चुंबक हो जाता है, एक आर्मेचर कुंडली हो जाता है, फिर सर्पी वलय और ये ब्रुश। तो आप क्या बताएंगे, इसके मुख्य या तो बोल सकते हैं निम्न भाग होते हैं, या तो बोल सकते हैं कि 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्य कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप 4 भाग में बताएंगे, ये इसको आप यहाँ पे समझिए, इसके 4 भाग आप यहाँ से बता देंगे। देखिए पहला भाग बताएंगे क्षेत्र चुंबक, क्या बताएंगे, क्षेत्र चुंबक। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला भाग क्षेत्र चुंबक, क्या बताएंगे, पहला क्षेत्र चुंबक। दूसरा बोले क्या, तो आप बताएंगे आर्मेचर कुंडली, ये क्या बताएंगे, आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली। ठीक, तो आप दूसरा क्या बताएंगे, आर्मेचर कुंडली। और तीसरा बताएंगे इसके मुख्य भाग, ये सर्पी वाला है। अभी एक एक चीज़ ये आपको अच्छे से हम समझाएंगे ये होता क्या। फिर क्या होगा, सर्पी वलय। और चौथा बोले तो ये कार्बन ब्रुश होता है, क्या होता है, ब्रुश होता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, तो इसके आप बताएंगे मुख्य भाग 4 होते हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर कुंडली, तीसरा सर्पी वलय और चौथा ब्रुश होता है। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछ लिया तो बोलेगा अब ये बताए इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है इस डायनामो में। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जैसे चुंबक हो गया, ठीक है, तो चुंबक को आप क्या बताएंगे कि चुंबक या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चुंबक का मेन काम क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है, तो चुंबक का प्रमुख कार्य क्या होता है, चुंबक का प्रमुख कार्य होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है, ये इसका काम क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, इसका काम यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक, तो आप बताएंगे कि क्षेत्र चुंबक का मुख्य कार्य होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक है, इसका काम होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। यह बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है इसके कारण। ठीक है, इसमें जो होगा ध्यान से सुनिएगा, पहला आप बता देंगे ये बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह उत्तरी ध्रुव, ठीक है, मतलब N से S की ओर होती है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी वह N से S की ओर होगी। आपको हम ये चित्र से दिखा रहे हैं। तो मैंने आपको चुंबक में क्या बताया, क्षेत्र चुंबक में, तो आप क्षेत्र चुंबक में लिखेंगे कि क्षेत्र चुंबक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
N से S की ओर होती है, N से S की ओर होती है। ये सभी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, या चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर होती है। तो आप चुंबकीय क्षेत्र में इतना बता देंगे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसमें N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो आप सिर्फ इतना बता देंगे कि यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है चुंबक, और इसमें चुंबकीय बल, ये क्या है, सभी चुंबकीय बल रेखाएं, क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा है। तो चुंबकीय बल रेखा N से S की ओर होती है। तो आप क्षेत्र चुंबक भी बता दिए, ठीक। उसके बाद बोलेगा कि ये बताइए आर्मेचर कुंडली है क्या और ये किस चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले बताएंगे क्या कि ये आर्मेचर कुंडली एक आयताकार होती है। आर्मेचर कुंडली देखिए, आर्मेचर कुंडली ABCD, आर्मेचर कुंडली यहाँ पे ABC और D है, यह एक आयताकार होती है, यह एक आयताकार होती है जिसमें तांबे के तार, ठीक है, इसमें तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे हुए होते हैं, ठीक। तो इसमें आप क्या बताएंगे आर्मेचर कुंडली में, तो सीधा आप आर्मेचर कुंडली में बताएंगे कि आर्मेचर कुंडली एक आयताकार ABCD एक पृथक्कृत तांबे की कुंडली होती है। बस आप इतना बता देंगे। बस क्या बताएंगे आर्मेचर कुंडली को, आर्मेचर कुंडली एक आयताकार ABCD आयताकार होती है जिसमें तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे होते हैं। इसमें क्या होंगे, आर्मेचर कुंडली में तांबे के तार लपेटे होंगे, इसमें क्या होंगे, तांबे के पृथक्कृत तार होते हैं, पृथक्कृत तार लपेटी होती है, ठीक। तो आप इसको बता देंगे, क्या बताएंगे, आर्मेचर कुंडली एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के पृथक्कृत तार लपेटे होते हैं। बस इतना आप बता देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सर्पी वलय क्या है, क्या चीज़ पूछा जाएगा आपसे, सर्पी वलय। तो समझिए सर्पी वलय क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझिए। तो देखिए सर्पी वलय क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सर्पी वलय जो होता है यह आर्मेचर कुंडली, ठीक है, सर्पी वलय, ये देखिए ये सर्पी वलय होगा। ये सर्पी वलय आर्मेचर कुंडली के अलग अलग, ठीक है, देखिए ये वाला जो है, अगर आप देखें ये वाला इससे कनेक्ट है और ये वाला आके नीचे से जुड़ा होगा, ठीक है। तो आप बताएंगे सर्पी वलय आर्मेचर कुंडली, ठीक है, आर्मेचर कुंडली के सिरों से संबंधित होता है जो कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ये तांबे का छल्ला होता है, ठीक है। ये जो सर्पी वलय होगा या क्या होगा, तांबे का छल्ला होता है, क्या होता है, तांबे का छल्ला होता है। तो सर्पी वलय क्या होता है, तांबे का छल्ला होता है जो कि आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर कुंडली से अलग अलग जुड़ा होता है और यह इस कुंडली के साथ ही घूमता है, ठीक है, इस कुंडली के साथ सर्पी वलय घूमता है। तो सर्पी वलय आप क्या बताएंगे कि सर्पी वलय तांबे का छल्ला होता है जो आर्मेचर कुंडली के अलग अलग सिरों से जुड़ा होता है और यह कुंडली के साथ घूमता है, ठीक। अब इसके बाद आप बताएंगे ब्रुश, ठीक है। तो ब्रुश क्या होता है ये आप समझिए, ठीक। तो आप बताएंगे ब्रुश, जो देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं ये ब्रुश है और ये ब्रुश किससे जुड़ा हुआ है, सर्पी वलय से। देखिए ये वाला ब्रुश इस सर्पी वलय से और ये वाला ब्रुश इस सर्पी वलय से। तो आप बताएंगे कि जो ब्रुश होता है वह तांबे के जो छल्ला होता है, तांबे के छल्ले सर्पी वलय से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होता है, अलग अलग जुड़ा रहता है
जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। ठीक, तो ये सर्पी वलय से जो तांबे की बनी पत्तियां जुड़ी होती हैं, ये किससे बनी होंगी, तांबे से। ठीक है, तांबे से बनी पत्तियां जुड़ी होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं। तो आप सीधा बोलेंगे सर्पी वलय से जो दो अलग अलग तांबे की पत्तियां, ये किस चीज़ की, तांबे की पत्तियां, तांबे की पत्तियां। ठीक, तो आप बताएंगे ब्रुश सर्पी वलय से जो तांबे की पत्तियां जुड़ी होती है उसे ब्रुश कहते हैं, या तो सीधा सर्पी वलय से जो तांबे की पत्तियां जुड़ी रहती है उसे ब्रुश कहते हैं। ठीक है, ये ब्रुश अपनी जगह स्थिर रहते हैं। ठीक, तो आपको मैंने ये सभी चीज़ें बताई। अब देखिए आपका बच्चा है कार्य विधि। ठीक है, या क्रिया विधि। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसकी क्रिया विधि कैसे होती है। तो अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझिएगा आप लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि अब समझिए आप लोग। क्रिया विधि को अब आप अच्छे से समझिएगा इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए क्रिया विधि में क्या लिखेंगे, जब आर्मेचर कुंडली, ठीक है, जब आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी को, ठीक है, जब आर्मेचर कुंडली ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी को क्षेत्र चुंबक, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखकर तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आयताकार कुंडली रखी हुई है ये क्षेत्र चुंबक है। ठीक है, तो अब देखिए ये अगर ये कुंडली ना होती, ठीक है, ये कुंडली ना होती तो भी यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ये इधर से N से S की ओर आती। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर हो या ना हो ये कुंडली, फिर भी यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जरूर आएंगी। आप इस बात को समझिए, ये N से S की ओर आ रही है, इसके बीच में ये कुंडली को रख दिया गया। ठीक, तो आप लोग समझिए, जब आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी को, जब आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी को शक्तिशाली चुंबक, ठीक है, शक्तिशाली चुंबक के बीच रखकर तेजी से घुमाया जाता है। इसका मतलब ये तेजी से इसको क्या किया जाएगा, इस कुंडली को घुमाया जाएगा। तो इस चुंबकीय बल रेखाओं, ठीक है, जब इसको घुमाया जाएगा तो कुछ बल रेखाएं इसके ऊपर से जाएगी, कुछ नीचे से जाएगी, तो इस चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जब आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखकर तेजी से घुमाया जाता है, इसको तेजी से घुमाया जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिख के थोड़ा सा समझा रहे हैं, समझिए आप लोग। तो आप लोग समझिए, देखिए मैंने क्या यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, जब आर्मेचर कुंडली, ठीक है, जब आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं, अब अगर ये चुंबकीय बल रेखा आ रही है, मान लीजिए हवा बहुत तेज से चल रही है, उसमें अगर आप छड़ी इधर उधर करते हैं तो कुछ हवा के कण जो होंगे छड़ी से टकराएंगे और कुछ निकल जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे इसको समझिए कि ये जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है कुंडली तो कुछ बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है
उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार कुंडली को लगातार घुमाते रहते हैं तो इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, तो आप लोग इसको एक बार फिर से समझिए और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आप इस चित्र से इतने के माध्यम से पूरा आप 5 नंबर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इतने में समझा दिया, बाकी आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कार्य विधि में समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो देखिए क्रिया विधि में आप क्या बताएंगे, जब कुंडली ABCD को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखा, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जैसे उत्पन्न हुआ तो उसी के साथ प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसको घुमाने में जो यांत्रिक कार्य किया जाता है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित या तो प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा से और समझ सकते हैं कि क्या कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य अथवा यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, तो आप लोग एक बार लास्ट फिर समझ लीजिए कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जैसे परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कुंडली को घुमाने में, ठीक है, कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य या तो यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको एकदम अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप केवल इतने से समझ सकते हैं कि देखिए जब क्या होगा, कुंडली को आप कहाँ पे रखते हैं, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाएंगे, क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से रखकर घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। साथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह बाह्य परिपथ में मिलती है। अब कुंडली को जब आप घुमाते हैं, तो उसमें जो कार्य किया जाता है वही यांत्रिक ऊर्जा होता है, और यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें मिल जाती है। ठीक, तो आप इतने से भी समझ सकते हैं कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और कुंडली को घुमाने में जो कार्य किया जाता है
वह विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको एक एक बातें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको एक बार दोबारा ज़रूर देख लीजिए, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।